आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का चर्चा में कांग्रेस पार्टी के नेता और देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर करने जा रहा हूं। जी हाँ, दरअसल इस समय राहुल गांधी एक ऐसा अद्भुत विषय बन गया है जिसके ऊपर अगर रोज एक एपिसोड किया जाए तो भी कम ना होगा। जी हाँ, दरअसल आज का जो विषय है राहुल गांधी को लेकर वो यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जितना उम्र बढ़ता जा रहा है, उनके बढ़ते हुए उम्र के साथ ही जो उनका चाइनीज प्रेम है, जो चीनी प्रेम है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका प्रेम संबंध है, वह भी बढ़ता ही जा रहा है। जो उनका चाइनीज प्रेम है वह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले 15-20 वर्षों से हर एक बयान, हर एक काम वह चीन के नफा नुकसान के आधार पे ही दे रहा है और कर रहा है। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का कोई भी एक बयान पिछले 15-20 वर्षों में आप चीन के खिलाफ नहीं दिखा सकते हैं। चाहे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का बयान भारत में हो या फिर भारत से बाहर हो, वह हमेशा जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीनी हित होता है। वह हमेशा चीन और भारत का तुलना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि भारत को नीचा दिखाया जा सके, भारत के छवि को वैश्विक स्तर पे घटिया और कमजोर दिखाया जा सके, और चीन को हमेशा भारत से अच्छा, सहिष्णु, शांति प्रिय और बढ़िया, जिसे कहता है मेक ओवर करना, ग्लोरीफाई करना, वह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करता है। हमेशा वह हमेशा यह दिखाने का प्रयास करता है कि विश्व में जो चीन का नीति है वह सबसे बढ़िया नीति है। चीन दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है। चीन में भारत से अधिक शांति है, वह भारत से बढ़िया और अच्छा देश है। भारत में हर जगह अशांति है, हर जगह हिंसा और कटुता है। भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, भारत के बजाय चीन में बेहतर स्थिति है। और दरअसल राहुल गांधी यह सब बात इसलिए करता है क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पे जो चीन को कड़ी प्रतिस्पर्धा जो देने का साहस भारत ने दिखाया है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आहत है। और आहत शायद इसलिए है क्योंकि 2008 7 अगस्त 2008 को कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ था। शायद उसी समझौते में यह सहमति बनी थी दोनों के बीच कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में नहीं रहती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह समझौता 2008 में हुआ था और 2009 में मार्च अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव होना था। उस चुनाव से पहले शायद कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो गया था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार का वह एक इतिहास रचा था अपने 5 सालों में, यूपीए 1 की सरकार में 4 से लेकर 8 तक के 9 तक के बीच में, उनको एहसास हो गया था कि वह 9 में रिपीट नहीं करने जा रहा है। और इसलिए शायद लोकसभा चुनाव में चीन का सहायता लेने के लिए भी उसने यह समझौता किया होगा, जिसमें कहीं ना कहीं यह अंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच बना होगा कि अगर वह सत्ता में ना भी आता है तो भी वह हमेशा वैश्विक स्तर पे चीन का पक्ष मजबूती से रखेगा। और वही काम इस समय राहुल गांधी कर रहा है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पे है, और राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान तो ऐसे कई एक सारी बात कहा है, लेकिन उन्होंने चीन और भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कहा है। उसने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। चीन में बेरोजगारी दर बिल्कुल भी नहीं है, वहां बेरोजगारी नाम का कोई चीज नहीं है। और उसने इसके पीछे का तर्क यह दिया है कि वह इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया। चीन अपने आप को पूरी दुनिया से अपने यहाँ मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, जिसकी वजह से वहां रोजगार क्रिएट हुआ, जिससे वहां पर बेरोजगारी नहीं है। जबकि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो बात कहा, स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। इसी साल 2024 जुलाई महीने का एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, मीडिया जगत में खबर भी छपा था, जिसमें यह दिखाया गया कि चीन में जुलाई 2024 में 17.5% बेरोजगारी दर था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, रेशियो था। कोरोना की स्थिति के बाद पूरा दुनिया जानता है कि पूरे विश्व में रोजगार का संकट पैदा हुआ, उससे चीन भी अछूता नहीं रहा है।
और भारत में भी रोजगार का संकट पैदा हुआ, लेकिन जितनी तेजी से भारत ने अपने यहाँ बेरोजगारी के इस स्थिति को काबू किया है, उतना तेजी से दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। और यह सिर्फ झूठी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कई एक रिपोर्ट प्रकाशित करके यह बताया है कि भारत किस तरीके से बहुत तेजी के साथ अपने यहाँ से बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया और उसमें वो कामयाबी पाया है। इस समय भारत में मुश्किल से 4% या 2% का रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी दर का, जो कि अभी भी चीन से कम ही है। उसके बाद भी राहुल गांधी कह रहा है कि चीन में बेरोजगारी है ही नहीं, जबकि भारत में बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है। दरअसल इसके साथ ही उसने एक चीज और कहा कि भारत में अशांति है, भारत में एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ता है, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, सभ्यता के आधार पे, वहां पे शांति नहीं है, लेकिन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि चीन में रोजगार का बेहतर संभावना है। यानी कि राहुल गांधी यहां पर भी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो कोविड के बाद जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान जो चीन को छोड़कर दुनिया के कई एक अन्य देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, अपना नया ठिकाना बनाया, राहुल गांधी एक तरीके से ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है चीन के संदर्भ में कि भाई चीन में स्थिति अच्छा है और आप चीन में ही रहो, आप चीन से बाहर नहीं जाओ, क्योंकि कोविड के बाद चीन में भी इस समय वर्तमान सरकार के खिलाफ वहां के जनमानस में भयंकर आक्रोश है, जिसको दबाने का, कुचलने का भरसक प्रयास वहां की कम्युनिस्ट सरकार करती है, जिससे वैश्विक स्तर पे वहां की वास्तविक स्थिति कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कि चीन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ एक लगाव है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, जिसके लिए हर एक मौकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास करके चीन का पक्ष लेता रहता है। आप याद कीजिए कि जिस समय डोकलाम में भारतीय सैनिक और चीनी सेना के बीच झड़प हुआ था, उस समय भी राहुल गांधी चाइना के राजदूत से चोरी छुपके मिलने गया था, और जब इस बात का शोर शराबा हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उसे डिनाई कर दिया, उसने नकार दिया कि नहीं, राहुल गांधी नहीं मिला है, जबकि चाइनीज एम्बेसी ने, उसके एम्बेसडर ने इस विज्ञप्ति जारी करके यह कबूला कि हाँ, राहुल गांधी मिलने आया था। उसके बाद जब राहुल गांधी नेपाल की यात्रा पे गया था, नेपाल में भी राहुल गांधी चाइना के एक जासूस से, जो लड़की है, उससे चोरी छुप के उसने मुलाकात किया था नेपाल में, जिसका कभी कोई स्पष्ट जानकारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया देश के लोगों को कि राहुल गांधी उस लड़की से क्यों मिलने गए थे, वो लड़की क्या उससे बातचीत हुआ। इस तरीके का कई एक सारे किस्सा कहानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ चीन के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, जो यह दिखाता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चीन के तरफ झुका हुआ दिखता है, झुका हुआ है। इनके मन में, इनके सोच में कहीं ना कहीं चीनी प्रोपेगेंडा छिपा हुआ है। हम सभी लोगों ने अभी देखे हैं कि अभी इसी पिछले साल हमारे देश में चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए चीनी पैसों पे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला जो एक न्यूज पोर्टल था, न्यूज क्लिक, जिसका संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ था, उसको गिरफ्तार किया गया, उस वेब पोर्टल को के ऊपर कार्रवाई किया गया। अभी भी वह न्यूज क्लिक के संस्थापक जेल में है, उस पर मुकदमा चल रहा है। जब एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कार्रवाई हो सकता है, तो देश का इतना बड़ा नेता, सबसे पुराने पार्टी का सबसे बड़ा नेता, खुलेआम विदेश में जाकर चीन का नैरेटिव फैला रहा है, चाइनीज गीत गा रहा है, चीन का गुणगान कर रहा है और भारत को कमतर दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकता है? यह कोई पहली बार नहीं है। अभी राहुल गांधी से पहले, राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पे, इससे तीन दिन पहले ही जयराम रमेश ने भी एक ऐसा ही काम किया, जिससे दिखाता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चीन की तरफ झुका हुआ है। अभी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था 3 सितंबर को। वो ट्वीट किस लिए किया था? दरअसल जयराम रमेश को इस बात से पीड़ा हो गया, केन्या के नैरोबी स्थित हवाई अड्डे का अडानी ग्रुप द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण उनको मिल गया है। यानी अब अडानी ग्रुप केन्या के नैरोबी
स्थित हवाई अड्डे का रख रखाव करेगा। भारतीय कंपनी है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, विश्व में अपना व्यापार बढ़ा रहा है। इससे भला जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी हो सकता है। पिछले कई सालों से पूरी कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, अडानी ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप के खिलाफ कई तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उस हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और चला कौन रहा है? राहुल गांधी, जो हिडनबर्ग अपने ही देश अमेरिका में बैन है। वो अमेरिका के किसी भी संस्था के खिलाफ कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकता है, लेकिन वह हिडनबर्ग अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी करता है। दरअसल यह इसलिए करता है क्योंकि अब वैश्विक स्तर पे यह स्पष्ट हो चुका है कि चीन के बढ़ते हुए वैश्विक शक्ति को बिजनेस के नजरिए से, कारोबार की दृष्टि से अगर कोई टक्कर दे सकता है, उसको कोई रोक सकता है, तो वह है अडानी ग्रुप। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में समझौता हुआ है 2008 में, उस समझौते के आधार पे कोई भी भारतीय औद्योगिक घराना अगर चीन को, उनके बढ़ते हुए शक्ति को अगर समेटने का प्रयास करता है, उसको चुनौती देता है, तो फिर इसको कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बर्दाश्त कैसे कर सकता है। और यही कारण है कि अडानी ग्रुप के पीछे पूरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पड़ा हुआ है पिछले कई सालों से। इस बार भी जो केन्या के नैरोबी स्थित हवाई अड्डा है, इसमें भी यही हुआ है। दरअसल इस हवाई अड्डे का जो बोली लगा, उसमें अडानी के बाद जो दूसरा जो कंपनी था अडानी ग्रुप के बाद जिसने बोली लगाया था, जिसको अगर अडानी ग्रुप को अगर यह नहीं मिलता तो उसको मिलता, वह चाइना का कंपनी था। और क्योंकि चाइनीज कंपनी को पछाड़ कर अडानी ग्रुप ने वह ठेका लिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़ी दिक्कत हुई है। जयराम रमेश ने अपना दुख, अपना पीड़ा जाहिर किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि केन्या के नैरोबी स्थित हवाई अड्डे का अडानी ग्रुप द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण ने वहां व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए हड़ताल बुलाई है। ऐसा होना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल, देखिए ये लोग मोदी से इतने त्रस्त हो गए हैं, इतने घृणा करते हैं कि इन लोगों ने किसी दूसरे संदर्भ में कहे हुए बातों को हर जगह उपयोग करता है। लिख रहा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की अडानी के साथ मित्रता विश्व प्रसिद्ध है। वहां जारी विरोध आसानी से भारत और भारत सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल सकता है। यानी कि जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी एक तरीके से हिंट दे रहा है केन्या के उन लोगों को, उन प्रदर्शनकारियों को जो सिर्फ इस आशंका में विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि यह जो कंपनी, जो अडानी ग्रुप ने ठेका लिया है, उसके ठेका में उनका रोजगार सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। जबकि मेरा मानना है कि अगर अडानी ग्रुप ने ठेका लिया है तो बेशक मैनेजमेंट का काम अडानी ग्रुप करेगा, लेकिन जो वर्कर होगा, जो मजदूर होगा, वो तो केन्या का ही होगा ना, वो कोई भारत से तो नहीं ले जाएगा अडानी ग्रुप। इसलिए उन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझा लिया जाएगा, वो मान भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस ठेका ने चीन को बड़ा झटका दिया है, चीनी कंपनी को झटका दिया है, इसलिए इसका पीड़ा जयराम रमेश को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने आगे लिखा कि हाल के वर्षों में श्रीलंका और बांग्लादेश में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को लेकर इसी तरीके का विवादों ने हमारे राष्ट्रीय हितों को कमजोर किया है। इन विवादों का अंजाम भारत के बुरा हुआ है। उदाहरण के लिए झारखंड में अडानी के कोयला षड्यंत्र से बिजली खरीदने का बांग्लादेश सरकार का अनुबंध उस विरोध प्रदर्शन का तत्कालीन मुख्य मुद्दा बन गया, जिसके कारण पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका के मन्नार जिले में अडानी की नवीकरण ऊर्जा परियोजना भी विवादों में घिरी थी और 2022 में श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की वजह बनी थी। अब देखिए जयराम रमेश किस विषय को कहां पर जोड़ रहा है, इनका सोच देखिए। भारत के प्रति बांग्लादेश में भी जो प्रोजेक्ट, जिस बिजली संयंत्र का ये बात कर रहा है, वह बिजली संयंत्र अडानी ग्रुप ने चाइनीज कंपनी को झटका देकर लिया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश को दुख होना लाजमी है। श्रीलंका में भी यही था। श्रीलंका में भी जिस नवीकरण परियोजना का बात कर रहा है, या पोर्ट का जो ठेका जो अडानी ग्रुप को मिला था, वहां पर भी चाइनीज कंपनी अपना वर्चस्व दिखाना चाहती थी, लेकिन अडानी ग्रुप ने उसको पछाड़ दिया था। इसलिए दुनिया के चाहे किसी भी कोने में भारत का कोई कंपनी, भारत का कोई उद्योगपति चीन को झटका देता है, चीनी कंपनी को अगर पछाड़ कर अपना कारोबार करता है, तो उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अत्यंत पीड़ा होता है, जिसकी वजह से वह भारतीय उद्योगपति को
परेशान करता है, उनको बदनाम करता है, उनके कारोबार को ठप करने का वैश्विक षड्यंत्र करता है। जो राहुल गांधी आज कह रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना होने की वजह से बेरोजगारी है, और चीन में बेरोजगारी इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पावर अच्छी है। इसी कांग्रेस पार्टी के पाले हुए दलालों का एक और खेल सामने आया है कि भारत में जो पिछले 10 वर्षों में हथियार का जो उत्पादन बढ़ा है, जो अलग अलग तरीकों का हथियार बनाना शुरू किया है भारतीय कंपनियों ने, उन हथियारों का जो निर्यात करना शुरू किया, उस निर्यात पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस समर्थित पालतू दलालों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालकर यह आग्रह किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप भारत सरकार के उस नीति पे पाबंदी लगाइए जिस नीति के तहत भारतीय कंपनियां भारत के बाहर हथियारों का कारोबार कर रहा है। सोचिए ये क्या सोच है। उन पीआईएल गैंग में कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार के दौरान जो सुपर कैबिनेट बना था, जिसका अगुवाई सोनिया गांधी करती थी, उस सुपर कैबिनेट में शामिल कांग्रेस पार्टी का सबसे पालतू दलाल गुजरात आईएएस कैडर का अधिकारी हर्ष मंदर भी शामिल है और प्रशांत भूषण भी शामिल है। अब समझ जाइए, अगर भारत में हथियार बन रहा है तो उन हथियारों का करेगा क्या? वो तो बेचेगा ही ना भाई। कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, अगर हमारे उपयोग से अधिक उत्पादन है तो हम तो उसको वैश्विक स्तर पे बेचेंगे ना। अगर हम उसको बेच रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी है, उनके पालतू दलालों को क्या परेशानी है? लेकिन क्योंकि ये पालतू दलाल समझते हैं कि अगर भारत अगर अपना हथियार अगर बेचने लगा और उस पर वैश्विक समुदायों का भरोसा जम गया, वो भरोसा करने लगे और भारत का हथियार अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक पे खरी उतर गई, जो कि है, यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथियारों का खरीदार बढ़ा है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो चीन को लगेगा, क्योंकि चीन को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी सुपर पावर देश जो बना है सुपर पावर, वह सिर्फ और सिर्फ हथियारों के निर्यात के बल पे बना है। चाहे आप रूस को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, ये सभी जो देश हैं, फ्रांस को ले लीजिए, ये सभी देश जो आज वैश्विक महाशक्ति बना हुआ है, ये सब किस वजह से बना हुआ है? हथियारों का निर्यात करके, हथियार बेचकर। वही काम तो भारत कर रहा है। क्या आपने कभी भी इन किसी भी देशों में यह सुना है कि वहां का रहने वाले लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने अपने देश के हथियार निर्यात के खिलाफ न्यायालय गया है? लेकिन भारत में ये हो रहा है। और ये सब करवा कौन रहा है? चाइना के साथ समझौता करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके पालतू दलाल एनजीओ गैंग का गिरोह, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि मिलोड आप रोक लगाइए भारत के हथियार निर्यात नीति पे। भारत को हथियार नहीं बेचना चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए? अगर भारत हथियार नहीं बेचेगा तो हथियारों का करेगा क्या? कांग्रेस पार्टी के गोडाउन में जमा करेगा क्या? दरअसल इसके पीछे का एक ही सोच है, किसी भी तरीके से भारत चीन को टक्कर न दे पाए, चीन का बराबरी नहीं कर पाए, चीन को नहीं रोक पाए, चीन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यही कारण है कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, चाहे देश में हो या विदेश में हो, वो हमेशा चीन के मुकाबले भारत को कमतर दिखाने का प्रयास करता है। आज कौन नहीं जानता है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग का जो स्थिति है वो सुधरा है, खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति हुई है। ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो पहले चाइना से आयात होता था, उस पे भारतीय कारोबारियों ने खुद से ही प्रतिबंध लगा दिया है कि हम चीन से ये चीज नहीं खरीदेंगे, हम उसको भारत में ही बनाएंगे, और आज बन रहा है। उसके बाद भी झूठे प्रोपेगेंडा के, झूठे खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसको फैलाया जाता है और उससे भारत के लोगों में असंतोष पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के लोगों को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का यह जो सोच है, यह जो एजेंडा है, यह जो षड्यंत्र है, उसको गंभीरता से समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर क्या रहा है। खास करके भारत चीन कंट्रोवर्सी को लेकर दुनिया भर की बातें करता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लेकिन कभी भी चीन के खिलाफ, चीन के नीति के खिलाफ कोई एक बयान उसका नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए तो प्रस्ताव पारित करता है जो कि आतंकी है, लेकिन बगल के चीन में मारे जा रहे उइगर मुसलमानों के लिए कभी भी कोई प्रस्ताव आज तक पास नहीं किया है, एक शब्द नहीं बोला है। जो प्रियंका गांधी के आंखों में फिलिस्तीनी आतंकियों के लिए आंसू आता है, उस प्रियंका गांधी की आंखों में
कभी उइगर मुसलमानों के लिए आंसू नहीं आया, जिसके ऊपर कठोरतापूर्ण कार्रवाई चीन और चीन का कम्युनिस्ट सरकार करती है। उसको लेकर कोई भारत में जो ये जो दलाली करते हैं मुसलमानों के नाम पे, कोई भी दलाल एक शब्द कभी नहीं बोल पाता है। उसका कारण यह है कि उससे जो इनका चीन के साथ समझौता है, जो चीन से इनको दलाली मिलता है, वो दलाली मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन देश अब यह समझता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे पे चल रही है, उनका एजेंडा क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।